17 September till 30th September we'll try to do. How was your legal and English session? हाँ, tell me भाई. हाँ, चलो वेरी नाइस. देखो पहला न्यूज़ क्या है. दिस इज अबाउट इंडिया यूएस टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ अ ट्रेड डील. इंडिया और यूएस क्या चाह रहे हैं? एक हो जाए, ट्रेड डील हो जाए. देखो यहाँ से बहुत सारे इश्यूज जुड़ेंगे, अभी बहुत ध्यान से सुनते जाना, है ना. अब क्या फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये हो गया मान लो. let's say this is- क्या अब इंडिया का जो भी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से रहा है वो किस चीज़ का रहा है? जल्दी बोलो. फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? हाउ अ कंट्री विल नेगोशिएट विद अदर कंट्रीज, है ना. जब हम इंडिपेंडेंट हुए वी फियर्ड दैट वी वुड नॉट ऑप्ट फॉर कैपिटलिज्म. वाई? क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस खराब थे. हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे रूल किया था. लेटर इट बिकेम द ब्रिटिश क्राउन, है ना. कंपनी आई थी तो हमने थोड़ा थोड़ा सोशलिस्ट मॉडल अपना लिया. अब दुनिया 1945 में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी आइडियोलॉजिकली. कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट. कैपिटलिस्ट वर बैक बाय यूएस और कम्युनिस्ट वर बैक बाय यूएसएसआर. का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वॉर्सो पैक्ट. पता है वॉर्सो पैक्ट? और कैपिटलिस्ट यानी यूएस का यूएस हेड कौन सा है? नेटो. नेटो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना. 1948 हेडक्वार्टर ब्रसल्स. ठीक. 32 कंट्रीज. स्वीडन वॉज द लास्ट कंट्री टू एंटर इनटू नेटो. यहाँ पे चले आगे. पक्का. इसमें 6 कंट्रीज हैं वॉर्सो पैक्ट में. अब सुनो, हमने ऑप्ट किया नॉन अलाइन मूवमेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट. नीदर डिड वी अलाइन टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट, नॉट डिड वी अलाइन टुवर्ड्स कम्युनिस्ट. बट हमारा इंक्लिनेशन हमने अपनाया क्या था? सोशलिज्म. एक था कैपिटलिस्ट, एक था कम्युनिस्ट, और बीच में कहीं आता है सोशलिज्म. हमने सोशलिज्म अपनाया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना नॉन मूवमेंट. ठीक. जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. नैम, है ना. तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा कैसी रही? न्यूट्रल, है ना. सो वी वर फ्रेंड्स विद चाइना ऑल्सो एंड वी वर बैलेंसिंग यूएस ऑल्सो. बट आफ्टर 2014 हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है इट वॉज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स यूएस. वाई? इसमें भी दो मॉडल बताते हैं. बीजेपी इज अ बिट कैपिटलिस्ट. खराब नहीं है कैपिटलिज्म भी, क्योंकि इनिशियली पहले एक जगह पैसा फ्लो होगा तो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये तो एक मॉडल है ना. तो ये लोग बीजेपी, तभी तुम देखोगे बीजेपी की गवर्नमेंट में डिस इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है. डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी कंपनीज को बेचो, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं. प्राइवेट बीएसएनएल का हाल देखो, फूड कॉर्पोरेशन का हाल देखो क्या हुआ. बीपीसीएल का भी कर दिया, बेच दिया. 10% ऑफ एलआईसी बेच दी, है ना. बिकॉज दे से गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर और लॉ एंड ऑर्डर का है. और याद करो जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हैं तो मैं ये बताता भी हूँ कि सिटीजन देता है वोट और टैक्स. पता है ना कि सिटीजन देगा क्या क्या? वोट एंड टैक्स. टू whom? The government. And the government will in return give you what? Welfare and law and order. This is a social contract between citizens and India. Let's say government. तुम देखो ना गवर्नमेंट के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है. टैक्स निकाल काट लेती है ना सरकार. सैलरीड एम्प्लॉय है उसका टीडीएस काट लेगी. टैक्स भरना है, कॉर्पोरेट टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है. तुम कुछ भी खरीदते हो जीएसटी भरते हो. ठीक. अब देखो जब से हम ये इंक्लाइंड हुए थोड़ा सा प्रो यूएस, ऑब्वियस सी बात है एंटी चाइना हो जाओगे. क्योंकि इस समय दुनिया में यूएस और सेकंड मोस्ट पावरफुल कौन है? चाइना. 1990 तक दुनिया कैसी थी? बायपोलर. बायपोलर कैसे? एक पोल पे जैसे सार खड़ा था और एक पोल पे यूएस. 1990 के बाद से दुनिया कैसी हो गई है? यूनी यूनिपोलर. 1990 से पहले थी मल्टीपोलर, सॉरी बायपोलर. बायपोल्स नो, दो पोल्स, दो ध्रुव. 1990 के बाद यूएसएसआर विल ब्रेक डाउन इनटू कंट्रीज. इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, अल्टीमेटली यूएस विल बिकम पावरफुल, द वर्ल्ड विल बिकम यूनिपोलर. ठीक. अब 2010 के बाद से हम देखते हैं पीसफुल राइज ऑफ चाइना. पीसफुल राइज ऑफ चाइना. इस बीच चाइना ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं. दे जस्ट फोकस ऑन देयर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना. अभी तुम देखोगे आज आज के न्यूज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर के मूवीज़ पे भी क्या लगा दिया है? टैरिफ लगाया है. कितना लगाया? 100%. मतलब समझे होता क्या था. हॉलीवुड दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है. हॉलीवुड में क्या हो रहा था? मूवीज़ जो यूएस की हॉलीवुड मूवीज़, एक्टर्स तो मोस्टली यूएस के ही हो रहे थे.
बट जो शूटिंग वगैरह थी वो कनाडा में कर देते थे, न्यूजीलैंड में कर देते थे, ऑस्ट्रेलिया में कर देते थे। यहाँ पे शूटिंग कॉस्ट वॉज चीपर। तो ये बताओ, जब मूवी बनेगी तो फ़ायदा कहाँ मेनली पहुँच रहा है? जो क्रू है, एक्टर के अलावा उसको सपोर्टिंग लोग, जो क्रू लोग होते हैं, उनको पैसा कहाँ कहाँ के लोगों को मिल रहा है? लोकल के। यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में मूवी बनाने गए तो एक्टर जाएगा, उसके साथ दो चार इंपॉर्टेंट लोग जाएंगे, जो भी होंगे डायरेक्टर और ये सारे, 20-50 मैक्सिमम। के बाद वहाँ का जो क्रू है, वहाँ सेटअप लगेगा, है ना, जो वहाँ पे स्टेज बनेगी। तो जैसे मान लो वीएफएक्स कराना है, तो इंडिया के इंजीनियर्स चीपर हैं, तो वीएफएक्स इंडिया से करा ली। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, आज की बात है, आज की बात, अभी यहाँ पे रात थी, वहाँ दिन था यूएस में, उसने अभी ऑर्डर एक निकाल दिया कि अभी अगर कोई भी मूवी जो अमेरिका में शूट नहीं हुई है, वो बाहर से यहाँ पे तुम दिखाओगे, तो उसमें 100% टैरिफ लगा दूंगा। जो टिकट $10 की मिलनी थी यूएस में, अब वो 20 की मिलेगी। अब यूएस की मूवी जो बनी हुई है वो बिक रही है $10, मतलब $1000 का टिकट। तुम डॉलर में मत समझो, तुम इंडियन पैसा, यहाँ पे एवरेज प्राइस 200-250, 203, अरे जो भी यार, तो 300 मान लो, ₹300 की टिकट है और एक 600 की है, तो प्रेफरेंस थोड़े बहुत चेंज होंगे ना। सोचो कि 600 वाला, चलो वहाँ मैं देख लूँगा उस पर, नेटफ्लिक्स पे, 300 वाली देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक लाइक दैट, सेम विल हैपन इन यूएस ऑल्सो, है ना। तो अब ट्रंप का जो पॉलिटिक्स है, वो है लोकल लोगों को खुश रखना। किसको खुश रखना? अपने लोकल अमेरिकन को। कौन से अमेरिकन? वेस्प कम्युनिटी, वाइट एंग्लो सैक्सन्स प्रोटेस्टेंट्स, वाइट एंग्लो सैक्सन्स, वो लोग जो वाइट हैं और इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश ओरिजिन के हैं, क्योंकि अमेरिका में तो डच ओरिजिन के लोग भी हैं, जर्मन ओरिजिन के भी हैं। और तो नहीं हो रहे हो? अमेरिका में तो इंग्लिश ओरिजिन के भी हैं, एंड अमेरिका कंसीडर्स इंग्लैंड एज देयर मदर कंट्री। देखो, अमेरिका का लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, जर्मन तो नहीं है, फ्रेंच तो नहीं है, ठीक। अब ये जो इसका वोटिंग कम्युनिटी है, दैट इज़ वाइट एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो मीन्स इंग्लिश, वाइट मीन्स वाइट, और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, है ना, समझ गए। अब इसको खुश करने के लिए ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक। अब इंडिया अमेरिका केम वेरी क्लोज, इंडिया एंड अमेरिका केम वेरी क्लोज आफ्टर 2014। अब यहाँ पे जब हम दोनों क्लोज आ गए, तो अभी तक तो चीज़ें चल रही थी सही, फरवरी तक सही चल रही थी, बिकॉज यूएस वॉज ट्राइंग टू नेगोशिएट अ ट्रेड डील विद इंडिया। यूएस चाहता था इंडिया के साथ एफटीए हो जाए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? मैं तुमको जो भी एक्सपोर्ट करूंगा, और तुम जो मुझको एक्सपोर्ट करोगे, नो टैक्स, वी विल ट्रीट एवरीथिंग। जैसे अभी हॉलीवुड का मूवी हो या कहीं का भी हो, तो 100 $1, मैं बोला $10 का ही टिकट रहेगा, तो सेम ट्रीट कर रहा है, फेयर कॉम्पिटिशन। बट जैसे ही तुमने उसमें 100% टैरिफ लगाया, अब वो मूवी हो गई $20 की, ये हो गई $10 की, ये टिकट 300 की, ये टिकट 600 की, तो अनफेयर हो गया ना। तो ये ट्रेड डील नेगोशिएट करना चाहता था, और इंडिया इज ट्रेड सरप्लस यूएस। ट्रेड सरप्लस विद यूएस मतलब वी आर सेलिंग मोर देन बाइंग। चाइना के साथ वी आर ट्रेड डेफिसिट, ये याद रखना बात, ठीक। अब देखो, तो बहुत सारी चीज़ें टारगेट कर रहा था यूएस की, हम इंडिया को बेचेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करो, नॉन वेज मिल्क, है ना। फिर उसके बाद उनका खुद का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें। तो यूएस वॉज ट्राइंग टू नेगोशिएट अ ट्रेड डील विद इंडिया। तुम एक बात सोचो, कोई ऐसा दोस्त है जिससे तुमको मुनाफा होता है, अब वो बोल रहा है भैया भाई एक ऐसी डील कर लो जिसमें दोनों को कोई घाटा मुनाफा नहीं, तो पहले तो तुम इस बात पर परेशान हो गए कि तुम्हारी इकॉनमी बहुत सारी डिपेंडेंट थी उस पर। दूसरा, तुम क्यों परेशान हो जाओगे? एक तो इसलिए परेशान हो जाओगे कि भाई जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा था वो चला गया, न्यूट्रल करने की बात कर रहा है। दूसरा क्यों परेशान हो जाओगे? दूसरा इसलिए परेशान हो जाओगे कि तुम्हें पता है उस फ्रेंड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे प्रोडक्ट से बहुत बढ़िया होते हैं। अब जब वो बेचने आएगा, तो मेरी खुद की इंडस्ट्री डूब जाएगी। समझ रहे हो? अमेरिका में मिल्क इतना नहीं पीते, क्योंकि मोस्टली मेजॉरिटी इज नॉन वेजिटेरियन देयर, तो उनका प्रोटीन डिमांड मल्टीपल सोर्सेज से मिलता है। इंडिया का जो प्रोटीन डिमांड है मोस्टली वो मिल्क से होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन नॉर्थ इंडिया आर वेजिटेरियंस, जैसे पल्सेज। तो अब अमेरिका ये सब चीज़ें बेचना चाह रहा है, और हमें बेटर रेट्स पे बेच ले जाएगा, क्योंकि वो स्केल पे बनाते हैं, अच्छे इंफ्रा पे बनाते हैं। समझ पा रहे हो? उनका R&D अच्छा है। तो हमारी लोकल इंडस्ट्री भी तो डूब जाएगी। मोदी जी को इतनी बेइज्जती करा के मज़ा थोड़ी आ रहा है, कुछ तो बात होगी, मोदी जी भी चुप है, बिकॉज द मोमेंट इट स्टार्ट्स हैपनिंग, ये मल्टीपल इंडस्ट्री में होगा। एक इसका बेस्ट एग्जांपल मिल्क समझ लो, तो लगभग 55% ऑफ मिल्क इंडस्ट्री ऑफ इंडिया विल बी डिसरप्टेड। 55% ऑफ मिल्क इंडस्ट्री मतलब लगभग 2 से 2.5 करोड़ फार्मर। 2 करोड़ फार्मर मतलब एक फैमिली में 4 लोग, मतलब 8 करोड़ से 10 करोड़ इंडियंस। भी मोदी जी इज नॉट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ दिस। तभी तो उन्होंने किसान सम्मेलन में भी बोला था ना कि मैं देश के किसानों के लिए नहीं बेचूंगा, ये वो कर नहीं सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, वोट ही नहीं मिलेगा ना फिर। समझ में आ रहा है? अब ट्रंप कैसे ये डील नेगोशिएट करा है? तो एक तो इसका एंगल पूरा पहलगाम का ही था, है ना, क्योंकि ट्रंप ये बोल रहा है, व्हाट ट्रंप इज ट्राइंग टू से इज कि दो लोग हैं, कौन कौन? चाइना और इंडिया। अब इंडिया चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, रशिया चाहता है मल्टीपोलर हो, मल्टी मतलब मल्टीपल हो लोग पावरफुल। चाइना बाईपोलर चाह रहा है, और यूएस तो यूनिपोलर चाहेगा भाई।
चाइना क्यों मल्टीपोलर चाहेगा भाई? देखो मेरी बात सुनो, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक गुंडा है ना, और तुम नेक्स्ट बनना चाहते हो, तो पहले तो तुम यही बोलोगे यार बहुत सारे होने चाहिए, फिर पीछे से भी सपोर्ट चाहिए ना। अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं ही बनूंगा, आप सेकंड हेड, दो ही लोग हेड होंगे, तो ये नहीं बनने देंगे। ये तो ह्यूमन साइकी है। वो मल्टीपोलर की बात करेगा, और मल्टीपोलर चाहता कौन है भाई? कहाँ चाइना, कहाँ इंडिया? चाइना के लेंस से कैसे बना दूँ मैं तुमको अपने साथ? तुम बहुत पीछे हो अभी। और ये तो रियलिटी है, देयर इज नो कंपैरिजन। चाइना, ब्राजील, इंडिया, इनका क्या, चाइना से क्या कंपैरिजन भाई? 10 टाइम्स बिगर इकोनॉमी, 10 टाइम्स बिगर मिलिट्री, 10 टाइम्स बिगर मिलिट्री बजट, लगभग 30-40 साल आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना इंडिया की क्या बराबरी अभी? नहीं है बराबरी। वो तुमको जो भी बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। अब सुनो, तो अब ट्रंप कैसे डील कराएगा? ट्रंप कैसे डील करा सकता है? हाउ कैन ट्रंप मेक दिस पॉसिबल? प्रेशर डाल के गवर्नमेंट पे, है ना? प्रेशर डालो, प्रेशर डालोगे तो सरकार गिरेगी, है ना? अभी देखो सोनम वांगचुक का केस चल रहा है, लद्दाख, सोनम वांगचुक, कौन सा शेड्यूल आ गया न्यूज़ में? वेरी गुड। समझ में आता है कैसे? अब देखो तुमने कब 6 शेड्यूल पढ़ा, तब तुम्हें काम आया। किसे पढ़ना होता है? तुमको सोनम वांगचुक का इशू खुद खुद कुछ कुछ समझ में आया होगा, ट्राइबल राइट्स की बात हो रही है, लेकिन एकदम से वाई इज ही इन लाइमलाइट? तुम देखो ना, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। व्हाट द अमेरिकन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज, बेसिकली ट्रम्प प्रेसिडेंट है, फिर पीछे तो बहुत लोग होंगे ना। एक पॉलिसी होती है पूरी फॉरेन पॉलिसी, एक आदमी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करता। और जब कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी के लिए फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, तो उनका हाल मोदी जी जैसा हो जाता है, जो भी मोदी जी का हुआ। ट्रम्प मेरा फ्रेंड है, ट्रम्प ये है, ट्रम्प वो है, और फिर तुम देखो मोदी जी। ट्रम्प कितना, मतलब अभी ट्रम्प ने कितना पाकिस्तान को भी अच्छा अच्छा बोला, बोला ना उसने कि वो इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए थे, बोला ना, जो ट्रम्प ने बोला। तो क्यों वो ट्रम्प ये क्यों कर रहा है? ट्रम्प हर वो चीज़ कर रहा है जिससे इंडियंस इरिटेट हो। फिर किस बात का बेस्ट फ्रेंड? ट्रम्प ने अभी एक और बात बोली थी, याद करो कौन सी? कि इंडिया डेड इकोनॉमी, द रशियन यूक्रेन वॉर। एक तो इंडिया को क्या क्या बोला? मोदी वॉर बोला एक तो। यूक्रेन और रशिया वॉर को बोल दिया मोदी वॉर। वाई? बिकॉज इंडिया इज फंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। हाउ? बाय बाइंग द रशियन ऑयल। यही तो बात है। फिर उसके बाद इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल दिया, और राफेल के लिए बोला, है ना? और क्या बोला बताओ? उसने अभी तो बोला ट्रंप ने कि देयर माइट बी अ टाइम व्हेन इंडिया विल हैव टू बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। बोला है कि पाकिस्तान के ऑफशोर्स में ऑयल मिलेगा, एंड देयर विल कम अ टाइम। देखो अगर एक इंसान को भी याद है, मतलब बताया है, देयर विल कम अ टाइम व्हेन इंडिया विल हैव टू बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये क्यों कर रहा है ट्रंप? ट्रंप इज साइडिंग विद पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? पक्का? वाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ट्रंप इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन मोदी जी। अब इसमें ये मत समझो यार इंडिया है सर, मोदी मोदी क्यों बोल रहे हो? ये काम करते तो मोदी, क्योंकि करेंगे तो मोदी जी। All executive actions of our country will be taken in name of the President of India. The President will act on aid and advice of the Council of Ministers, and Prime Minister Modi is the head of the Council of Ministers. तो वो जो एडवाइस दे देंगे प्रेसिडेंट, उस पर बाउंड होगा, ट्रेड डील साइन हो जाएगी। अब देखो कैसे कैसे प्रेशर बनाया, ये सब अभी आगे आएगा, अभी समझते चलो। पहला प्रेशर कैसे बनाया? अभी देखो आज ही बना दिया बॉलीवुड मूवीज। खैर मूवीज का फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रम्प पूरी दुनिया को ही टैकल कर रहा है, क्योंकि टॉप 50 मूवीज में भी देखोगे कि जो हाईएस्ट टीआरपी और वैल्यू वाले मूवीज, उसमें इंडियन मूवी नहीं है। जापानीज और चाइनीज मूवीज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अमेरिका में। एनिमे देखो कितने लोग देखते हैं अब, है तो सब कहाँ का? जापानीज। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो स्क्विड गेम्स कितना चला, बहुत सारे चलते रहते हैं, बाकी अभी चाइना की। तो खैर अब देखो पहला प्रेशर, अभी एक तो मूवीज़ वाले प्रेशर डाल दिया, और क्या डाला? पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर 50% और लगा दिया कुछ कुछ चीज़ों पे। हाँ सॉरी यार, सॉरी, 25 और 25, 25 और 25। अब देखो कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई, तो उसको ध्यान रखना। अब तुम्हें बोले सर बाद में आपने मुझे वो बोला, तो पूछ लो आके, है ना? तो पूछ लो आके, जैसे अभी मान लो 50-50, 25, और क्या किया? और क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट एच। वो तो पहले भेज दिए थे, कुछ इंडियंस इलीगल जो आए हुए थे, वो तो करना शुरू वहीं से हो गया था। और वो तो किया ही था। अभी सब, हाँ, वेरी गुड, ये पूछ सकता है इस बार। बहुत ध्यान से देखना, ये पूछेगा शायद इस बार, H1B वीज़ा। ये हमें याद नहीं करना, पहले बात समझो, व्हाट इज पासपोर्ट एंड व्हाट इज अ वीज़ा। पासपोर्ट इज समथिंग विच द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री विल गिव इट टू यू, कि भैया आई गिव यू द परमिशन टू पास द पोर्ट, आई गिव यू परमिशन टू पास द पोर्ट। एक्स इज सिटिंग इन लखनऊ, ही wants to shift to Canada. X is sitting in Lucknow, he wants to shift to Canada, so he would have to pass the port. This is a passport. The passport is issued by the government of that very country. ठीक है? पक्का? है ना? पासपोर्ट के लिए एक इंडेक्स आता है जो तुमको याद रखना है, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें ये बताया जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है ना? पासपोर्ट ले लिया, अब इसके बाद बताओ भाई, पासपोर्ट तो मिल गया, अब पासपोर्ट के बाद हमें कहाँ जाना है? अगले कंट्री जाना है।
तो तुम ऐसे ही चले जाओगे बिना परमिशन के? अगर तुम्हें लगता भी है बिना परमिशन के, तो सोचो कैसे चले जाओगे? कोई भी आ जाएगा ऐसे तो वीज़ा लगेगा। हाँ, तो वीज़ा के कैसे ट्रैवल करोगे? वीज़ा इज लाइक अ रेंट यू पे टू द अदर कंट्री इन ल्यू ऑफ लिविंग देयर। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा सुनो नहीं, मेरी बात समझो, तुम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। पासपोर्ट आपका देश देता है, और वीज़ा क्या है? वीज़ा एक टाइप की फीस है, रेंटल फीस है। जैसे हम लोग घर की फीस रेंट देंगे, ऑफिस का रेंट देंगे, कहीं का रेंट देंगे, वैसे तुम्हारे रहने का रेंट उस देश को, कि तुम इस देश में आए हो। जैसे अगर मान लो अफ्रीकन इंडिया आते हैं, हमारी सरकार को कुछ वीज़ा फ़ी देते हैं, और वीज़ा कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है, क्योंकि वीज़ा नहीं तो फिर सिटीजन बन गए ना। देखो, या तो तुम्हारे पास वीज़ा होगा, है ना, या तो फिर तुम फिर सिटीजन ही होगे। हम लोग जैसे यहाँ के सिटीजन है, कोई अफ्रीकन बैठा होगा तो उसके पास वीज़ा होगा, वीज़ा नहीं होगा तो वो सिटीजन बन गया होगा, नहीं तो फिर वो क्या, इलीगल इलीगल सिटीजन। समझ में आ रहा है? पक्का? जो अभी ट्रम्प ने लोग भेजे थे उनके पास वीज़ा नहीं था, या वीज़ा एक्सपायर हो गया, परमिशन लेके आए थे, लंदन गए, 6 महीने की परमिशन ली, 10,000 का वीज़ा लगवाया, ठीक, लंदन गए। अब वीज़ा या तो रिन्यू करा लो, तब तो रहोगे वहाँ पे। वीज़ा रिन्यू नहीं कराया तो इलीगल हो गए ना। 6 महीने के अगले दिन ही हो गए, परमिशन नहीं थी, परमिशन ही तुमको 6 महीने की थी, तुम 181 डेज कैसे कर लिए? तो वीज़ा रिन्यू कराते रहो। समझ में आ रहा है? इसलिए अलग अलग तरीके के वीज़ा मिलते हैं। कोई वीज़ा होगा जो टूरिस्ट वीज़ा होगा। अब तुम टूरिस्ट 1 साल से यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कंट्री को अपनी सेफ्टी भी तो रखनी है। तुम अगर इंडिया में आ रहे हो तो तुमसे पूछेंगे ना क्यों आ रहे हो। अब तुम बोलोगे मैं एजुकेशन लेने आ रहा हूँ, तो तुमको एजुकेशन टाइप का वीज़ा मिलेगा, कि भाई इसको 2 साल का वीज़ा। वर्क करने आ रहे हो तो वर्क वीज़ा मिलेगा। अब घूमने का वीज़ा बनवा रहे हो कि मैं इंडिया टूर पे आ रहा हूँ, तो भाई 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीने। अब घूमने के लिए तुम 5 साल की वीज़ा क्या कर रहे हो? तो देर आर टाइप्स ऑफ वीज़ाज। हमें नहीं रटने होते, हम कितनों के रटेंगे? मानोगे? अब जो न्यूज़ में आ गया हमें वो पढ़ लेना है। अमेरिका में भी ऐसे 4-5 तरीके के वीज़ा मिलते हैं। एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो वीज़ा याद नहीं रखना, बहुत सारे नाम है। ठीक, एजुकेशन का वीज़ा है। अब एक होता है वर्क वीज़ा। अमेरिका वाले अमेरिकन व्हेन दे इशू अ वर्क वीज़ा इट इज़ कॉल्ड एज H1B। ये अमेरिका में 1920s 30s में शुरू किया गया, जब अमेरिकन को वर्क फोर्स चाहिए थी जो स्किलफुल हो। वर्क फोर्स चाहिए थी जो स्किलफुल हो। 1929 में अमेरिका में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। अब अमेरिका को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी थी, तो अमेरिका को अब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, रेंट। लैंड उनके पास, हाँ, एंटरप्रेन्योर, लैंड उनके पास था, कैपिटल वो लगाते, लेबर चाहिए थी, और चौथा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो खुद बने बैठे हैं, ठीक। लेबर चाहिए, अब लेबर स्किलफुल और अनस्किलफुल भी हो सकती थी। अमेरिका में उतनी स्किलफुल लेबर लेबर हर चीज़ में नहीं मिल रही थी। अच्छा, बहुत जगह पे अमेरिका में फार्म्स बहुत बड़े हैं। अमेरिका इज़ 4 और 5 टाइम्स लार्जर देन इंडिया इन लैंड। 3 टाइम्स तो है ही। और पॉपुलेशन देखो कितना कम है। इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 140, वहाँ का पॉपुलेशन 30, और वहाँ से 3 से 4 गुना बड़ा भी है। तो उनको पहले एग्रीकल्चरल फार्म्स पे लेबर चाहिए थी, जो उनके फार्म्स में आके काम करे। तो वो अलग अलग दुनिया के लोगों को बुलाने लगे H1B नाम पे। तब कंप्यूटर्स नहीं आए हैं, ये भी तो ध्यान रखो। 1930 में IT है नहीं। अब फार्म पे खेती नहीं करनी, मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, मैं किसान किसान हूँ मान लो, लेकिन मेरे को खेती नहीं करनी। अब मेरे को चाहिए ना एग्रीकल्चर लेबर, और मैं अगर वहाँ का वाइट मैन लगा रहा हूँ तो वो पैसे बहुत ले रहा है। तो मैंने सोचा यार थर्ड वर्ल्ड से बुलाओ, इंडिया से बुला लो, श्रीलंका से बुला लो, मैक्सिको के लोगों को बुला लो, जहाँ के बुला लो। मिक्स ब्रीड बुलाते थे सो दैट दे कुड नॉट यूनाइट। वहाँ से H1B वीज़ा शुरू हुई। पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो इंडिया से बुला लो। पाकिस्तान, तुम लंदन में देखोगे तो यूल फाइंड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज देयर। नहीं तो इंडियन डायस्पोरा दुनिया में इतना बड़ा कैसे बना? समझ गए? डायस्पोरा क्या है? इंडियन डायस व्हाट इज डायस्पोरा? इंडियंस लिविंग अब्रॉड इज इंडियन डायस्पोरा। द साउदी अरेबियन पीपल लिविंग आउटसाइड साउदी अरेबिया विल बी कॉल्ड एज साउदी अरेबियन डायस्पोरा। मैक्सिकन पीपल लिविंग आउटसाइड मैक्सिको विल बी कॉल्ड एज मैक्सिकन डायस्पोरा। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे कोई नाइजीरियन रह रहा है लखनऊ में, तो वो नाइजीरियन डायस्पोरा का पार्ट है। यहाँ से जो पैसे कमाता है अपने नाइजीरिया में भेजता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। जो नॉन रेसिडेंट होता है, NRI मतलब नॉन रेसिडेंट, सिटीजन हूँ यहाँ का, बट आई एम नॉट रिसाइडिंग है, तो आई एम रिसाइडिंग आउटसाइड। समझ में आ रहा है? NRI, तो वो जो पैसा भेजेगा वो दैट विल बी कॉल्ड एज रेमिटेंस। रेमिटेंस। रेमिटेंस की रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। वेरी गुड। रेमिटेंस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, एंड इंडिया सेंड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ। अब देखो, US इज अ प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री। उस टाइम पे एग्रीकल्चर का बोलबाला था, तो एग्रीकल्चर फार्मर बुलाते थे। फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग वाले बुलाने लगे। अब इस समय दुनिया IT और AI पे चलती है, मशीन लर्निंग पे चलती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे चलती है, डेटा साइंस पे चल रही है। तो अब उनको चाहिए IT प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। समझ रहे हो? उनके लिए तो वो लेबर ही है, बस ये स्किल्ड है। उस समय खेती करने वाला चाहिए था, आगे कोई और चाहिए होगा, तो उनको देने लगेंगे H1B। H1B मतलब वर्क वीजा। तो H1B 100 रिलीज करता था, वैसे लगभग 5 to
H1B वो थोड़ी सोचते हैं इंडियंस के लिए, H1B मतलब पूरी दुनिया का लेबर आना चाहिए। द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम यही तो थी। अमेरिका बड़ा सोचता है, तो जिसको भी पैसे कमाने अमेरिका आ जाओ, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। तो दुनिया में जो भी स्किलफुल रहा उसको अमेरिका ने अपने पास बुला लिया। समझ रहे हो? मतलब तुमको अमेरिका जाना है तो कोई ऐसी चीज़ निकालो जो ह्यूमन रेस को बहुत हेल्प करती हो, तो तुमको बुला लिया। समझ रहे हो? ऑलवेज डिपेंड ऑन मेरिट। इन लोगों को बुलाना शुरू किया, तो अब ये सारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ड्रीम हो गया अमेरिका। क्योंकि समझो ना, अमेरिका में आप डॉलर्स में कमाते हो, और डॉलर, $1 लगभग 87-88 रुपीज़। अगर मान लो तुम्हारी वहाँ पे $2 लाख सैलरी है, लगभग लगभग 1 करोड़ 80 लाख का पैकेज है। खर्चा है, नो डाउट, खर्चा भी उसी प्रपोर्शन में हो जाएगा। मतलब 180-190 मान लो कमाया तुमने, तो तुम्हारा 130-120 खर्च भी होगा, बट स्टिल यू आर एबल टू सेव 60 lakhs। यूएस में बहुत कम है, पर इंडिया भेजा जैसे ही रेमिटेंस के थ्रू, इंडिया में तो 60 लाख पैसा हो गया ना। समझ रहे हो? ये करते हैं वो लोग। खर्चा वहाँ बहुत है, जिस प्रपोर्शन में कमाई है उस प्रपोर्शन में खर्चा भी है। अभी तुमको बोला ना $10 की मूवी $20 की हो जाएगी। $10 मतलब 870 रुपये की टिकट। इंडिया में 870 रुपये की टिकट कहाँ है? टीयर 2 टीयर 1 सिटी में मोस्टली तो नहीं मिलती 900 रुपये की टिकट, है ना? 500-700 बॉम्बे वगैरह दिल्ली में मिल जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली इंडिया में तुम देखो 870 मूवी टिकट बहुत हाई प्राइस हो गया। विच इज़ वेरी नॉर्मल इन यूएस। समझ रहे हो? तो वहाँ पे खर्चे भी उस प्रपोर्शन में हैं, लेकिन फिर तुम सेव जो करते हो वहाँ के लिए कम है, बट द मोमेंट यू सेंड इट टू इंडिया इट बिकम्स अ ह्यूज मनी। जैसे मान लो $3 लाख का सैलरी है, तो 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ खर्च के 80 लाख का भी भेज दिया। अब ये इंडियन जाते थे मोस्टली। अब ट्रम्प भूलो मत, ट्रम्प को क्या कराना है? डील करानी है। डील कराने के लिए प्रेशर डालना है। प्रेशर डालने का एक तरीका है, इन लोगों को फंसाओ, इनको पकड़ो। तुम यहाँ से जो पैसा कमा कमा के ले जाते हो, इनको पकड़ लूंगा। उसने पहले दिन क्या ऑर्डर निकाला कि H1, अब जो, अच्छा ये जो H1B वीज़ा की फ़ी होती है, ये कंपनी भरती है। कंपनी भरेगी ना भाई, कंपनी बुला रही है। अभी तुमको कोई कंपनी बुला दे, एकदम से कह दे कि आप बॉम्बे चले आइए, तो तुम पहले बोलोगे मैं नहीं आ रहा। फिर वो बोलेंगे अरे प्लीज़ आ जाइए सर, बॉम्बे आ जाइए। तो वो बोलेंगे आप मेरा खर्चा दो, यही तो बोलोगे। बोलो। तो तुम जब बोलो ये भाई मेरे कफ कोल्ड था इसलिए यूज़ किया, ऐसा कुछ। चले आगे। तो अब ये तुमको ये यूज़ करना है। अब जब ये कंपनी पैसा देती थी, पहले दिन ऑर्डर क्या निकाला कि $1 लाख देना होगा। $1 लाख, $1 लाख मीन्स 87 लाख रुपए। और ये हर साल की फीस बता दी उसने। अब जैसे उसने हर साल की फीस बताई और ये बोला जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी H1B पे उन्हें भी देनी है, कर गए। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड डर गया। क्योंकि अब ये कर क्यों रहा है वो? प्रेशर डाल रहा है, दूसरा अमेरिकन खुश हो रहा है ना। तुम अमेरिकन को हायर नहीं कर रहे थे, तुम इंडियन को हायर कर रहे थे क्योंकि वो चीपर रेट पे आ रहा था। अब बेटा तुम ज़्यादा चालाक बन रहे हो, उतना टैक्स लगा देता हूँ। मतलब समझो, बाहर का लड़का कोई काम 300 रुपये पे करने को तैयार है, तुम उसके 600 रुपये मांग रहे हो। मैं सबको 300 पे बाहर से बुला रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सरकार है उसने मुझ पर 300 रुपये टैक्स भी लगा दिया। अब 600 दोनों को जब देने हैं, तो तुम किसको रखोगे? समझ रहे हो? अब जब ये किया तो सब डर गए, फिर अगले दिन यूटर्न मार ली। यूटर्न मार के क्या बोला? पहले तो जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उन पे ये स्कीम नहीं है। दूसरा, जो नया H1B वीज़ा आएगा, नए लोग आएंगे, उनको ये $1 लाख देना पड़ेगा, मतलब उनकी कंपनी को। ये वन टाइम फी होगी, बट तब भी मुश्किल कर दिया है। तुमको कोई कंपनी तभी बुलाएगी जब वो 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ यूएस को देगी, मैं इसको बुला रही हूँ। तो काफ़ी सारे जॉब कट्स होंगे। अब जब ये यहाँ से, जब जो जो यहाँ पे एस्पिरेशन देख रहा था पुणे हैदराबाद बॉम्बे में आईटी प्रोफेशनल कि मैं यूएस जाऊँगा, अब जब वो नहीं जा पाएगा तो वो यहाँ की तो जॉब्स खाएगा। समझ में आ रहा है? और इसका दूसरा रीज़न ये भी दिया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत बढ़ चुका है, और इंडियंस मोस्टली मिड लेवल जॉब्स करते थे, सीनियर लेवल तो उन्हीं के पास रहते थे। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट और सबके सीईओ इंडियंस है, पर ये तो हार्डली 5-7 कंपनीज है ना, हमें तो लार्ज स्केल पे देखना है। हर इंडियन वहाँ जाके सीईओ थोड़ी बना हुआ है, कोडिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई लॉ फॉर्म में लगा है, सब उसमें नहीं है ओनरशिप में। तो अब जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, इंडियन गवर्नमेंट पे और प्रेशर पड़ना शुरू होगा। अब लोग ये दे रहे हैं कि ट्रम्प इज अ ह्यूज नेगोशिएटर, तो उसको दोनों फायदे हैं। कंपनीज भी नहीं चाहती हैं कि अब इंडियंस को ज़्यादा बुलाओ, उसी को बुलाओ जो ज़रूरी है, जिस पे 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि अब बहुत सारा काम तो हमारा एआई करके दे दे रहा है ना। नहीं कर रहा है? समझ रहे हो? तुम यूज़ करते हो कुछ जेमिनी और ये सब? देखो चैट जीपीटी, जेमिनी सब क्या कर रहा है अभी, तुम खुद सोचो। बहुत सारे, तो फिर ये भी एक रीज़न है। दो चीज़ें हो गई, हटाना था ही, रीज़न देखे हटा रहे हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इसमें लॉटरी से ये पूछता नहीं है, बस बता रहा हूँ। इंडिया से इतने लोग अप्लाई कर देते हैं कि उतनी तो ओपनिंग्स ही नहीं होती। जैसे मोस्टली हर साल अमेरिका लगभग 60 से 70 हज़ार H1B वीज़ा इशू करता है, कि 70 हज़ार प्रोफेशनल हर साल अमेरिका आओ। उसमें से लगभग 65% 70% इंडियंस लेते हैं, मतलब 42 हज़ार इंडियंस H1B वीज़ा पे यूएस लगभग क्या आते हैं। पर तुम्हें लगता है 42 हज़ार ही अप्लाई करते होंगे? 2.5-3 लाख लोग अप्लाई करते हैं, सिस्टम होता है।
तो एक इसमें ऐसा नहीं है प्योर मेरिट, अप्लाई तो करोगे ही, उसके बाद देयर इज अ लॉटरी सिस्टम ऑल्सो। चलें आगे, ये समझ में आया? बोलो। बस अब इसमें ये भी लिखा है इंडिया यूएस टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ अ ट्रेड डील। मतलब ये कह रहे हैं अभी भी हम ट्रेड डील, प्रेशर डाल रहा है ना, ये कहाँ हुआ है कि अभी डील ही नहीं करेंगे? प्रेशर तो आज भी बनाया ही जा रहा है। सुबह ही सुबह हॉलीवुड वाला ऑर्डर निकाल दिया। अगर ट्रम्प के पास अभी 2 ढाई साल भी है, तो या तो मोदी जी की सीट ले जाएगा, है ना? समझ रहे हो बेटा? लेकिन देखो मैं मोदी जी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हंसने की बात नहीं, इसमें नुकसान तो हम ही लोग का है। मोदी जी की सीट तो जाएगी, पर जो आएगा फिर वो अगर उस टाइप की डील्स होंगी, ट्रेड डील्स होंगी, तो नुकसान तो ओवरऑल इंडिया को ही होगा। और तुम अपना सोचो, लेकिन फिर बाकी वही है, इंडिया में इनक्वालिटी बढ़नी है अगले 5 7 10 साल में, इनक्वालिटी हैज़ टू राइज, होगा ही होगा। तो मतलब ये देखो, ये एक डिप्लोमेसी का फॉर्म है ना। देखो यही मार रहा है बेसिकली, यूएस मार रहा है इंडिया को, प्रेशर बना रहा है, फिर स्टेटमेंट भी दे दे रहा है कि शायद जल्दी ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि वो यही चाहता ही है कि ट्रेड डील करो और बात खत्म। तो इंडिया साइन नहीं कर रहा है, अब ये क्या पता नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी डील से 10 12 20 करोड़ लोगों पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। फिर तुम अल्टीमेटली, वही तो बात है, डेमोक्रेसी की अच्छी चीज़ तो ये वोटिंग वोटिंग होएगी, जब वोट गिरेंगे तो सब आउट हो जाओगे। चलें आगे। और बाकी देखो ये भी हो रहा है, ट्रम्प डायल्स मोदी एक्सटेंड्स ग्रीटिंग ऑन 75th बर्थडे। ये तो डिप्लोमेसी है, फोन भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलें, उसको अपना काम कराना है ट्रम्प को।